नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी पीएससी आरओ या आरओ का एग्ज़ाम है उसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज 2.0 हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है जियोग्राफी, वो भी इंडियन जियोग्राफी, वो भी पूरा मैपिंग बेस। ठीक है, और ये क्लास नंबर है, सेकंड नंबर की क्लास है। इसके पहले जो पहली क्लास हो चुकी थी वहाँ से हम लोगों ने जियोग्राफी स्टार्ट किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वो क्लास अगर आपने ना देखी हो ज़रूर देख लेना, सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, और जो 40,000 MCQ सीरीज़ है वो भी विभोर सर के द्वारा शुरू कर दी गई है। क्लियर है, तो वो भी आप लोग देखते रहें, उससे प्रैक्टिस होती रहेगी और इससे आपकी थ्योरी कंप्लीट होती रहेगी। क्लियर है। एक चीज़ और, जिन्होंने क्लास नंबर 1 देखी है जियोग्राफी की और जो आज देखेंगे, तो ये पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से डिटेल में कवर करना है, तो ये कमेंट पे ज़रूर बताना कि बढ़िया है क्लास। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं है या और ज़्यादा डेप्थ में चलना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने जहां समाप्त किया था उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो देखिए, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़ रहे थे चीजें, भारत की सीमाएं हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है ना, टाइम जोन वगैरह सब कुछ हम लोगों ने पिछले टर्न पे कवर कर दिया था। तो भारत की सीमाओं में हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश की सीमा, चीन की, पाकिस्तान की, म्यांमार की, भूटान की, अफगानिस्तान की, कितनी कितनी लंबी सीमाएं हैं, कितने किलोमीटर की सीमाएं हैं। ठीक है, आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे थोड़ा सा एक एक देश के बारे में डिटेल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की सीमाएं, हेडिंग डाल दें, और सबसे पहले देखेंगे कि भारत पाक सीमा। ठीक है, भारत पाक सीमा। और अब इसमें देखेंगे कि भारत पाकिस्तान से हमें क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्या क्या पूछी जाती हैं चीजें। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, देखिए मैं मैप अभी बना ले रहा हूँ। ठीक है ना, मैप बाद में बनाएंगे। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम रेड क्लिफ सीमा। क्या नाम है? रेड क्लिफ सीमा। और देखिए, ये आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये चीज़ें पूछी जाती हैं, अभी भी पूछी जाती हैं, 2024 2025 से पूछी जाएंगी। ठीक है ना, इनको ये मत समझना बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। इस सीमा का निर्धारण किसने किया था? इस सीमा का निर्धारण किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सीमा का निर्धारण किया था 1947 में सर साइरिस रेडक्लिफ के द्वारा। क्या नाम था? सर साइरिस रेडक्लिफ द्वारा। ठीक है, अब देखिए, भारत की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, लेकिन निर्धारण कौन कर रहा है? तो सर साइरिस रेडक्लिफ, मतलब कोई थर्ड पार्टी आए और इन्होंने निर्धारित कर दी। इसी वजह से ध्यान देना है कि जो रेडक्लिफ रेखा है ना, इसी को अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। अध्यारोपित सीमा। तो आपसे पूछा जाए कि रेडक्लिफ सीमा किस प्रकार की सीमा है, तो अध्यारोपित सीमा है। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा थी, कोई थर्ड पार्टी आकर इस सीमा का निर्धारण कर गया। क्लियर है? चलिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि भारत पाकिस्तान की सीमा तो हमने देख ली। कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा। गुजरात है, राजस्थान, ये तो दो कंफर्म है, गुजरात और राजस्थान। जम्मू कश्मीर, पंजाब, और यहां लिख देता हूं लद्दाख। कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख। ये भारत की सीमाएं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा, याद रखना है, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे वन लाइनर नहीं आते कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ऐसे नहीं आते। वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा नहीं करता, फिर ऑप्शन 1 दे देगा। क्या?
गुजरात, राजस्थान, फिर ऑप्शन 2 दे देगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर ऑप्शन 3 दे देगा, है ना, क्या दे देगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात, और फिर ऑप्शन 4 दे देगा इनमें से कोई नहीं, नॉट। इनमें से कौन भारत के राज्य पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करते? तो गुजरात राजस्थान करता है, लद्दाख जम्मू कश्मीर और गुजरात भी करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पंजाब तो कर रहा है लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं कर रहा। इस वजह से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं घुमावदार, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये वही चीजें, आगे देखें। तो अब थोड़ा देख लें कि भारत पाक विवाद, भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से विवाद हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, हालांकि कई लोगों को पता है लेकिन पहले देख लेंगे, एक तो पीओके विवाद है, ठीक है ना, पीओके विवाद है। दूसरा हम लोग देख लेंगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है, ये एक विवाद है। एक है एलओसी, एक है एलओसी, थोड़ा ध्यान रखना है। एक है सियाचिन ग्लेशियर विवाद, इसको अगले पेज पे दे दें, तीसरा नंबर है। क्या है, कौन सा विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर विवाद। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। कब चलाया गया था? 1984 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था, तो 1984 में था। कहां पे चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर में। चौथा एक विवाद है सरक्रीक विवाद। सरक्रीक विवाद ये एक प्रकार का सीमा रेखा है, सरक्रीक, ठीक है, जो कि कहां पे है? गुजरात और पाकिस्तान के मध्य। गुजरात पाक के मध्य जो सीमा रेखा है वही है, और इस सीमा रेखा को कहते हैं 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा आपने पढ़ा होगा, 38वीं समानांतर रेखा, 17वीं, 49वीं, 24वीं। तो याद रखना है, जैसे 49वीं है यूएसए कनाडा के मध्य, 38वीं उत्तर दक्षिण कोरिया है, 17वीं उत्तर दक्षिण वियतनाम है। उसी प्रकार से 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग कर रही है, ये गुजरात और पाकिस्तान को अलग कर रही है। क्लियर है? उसके बाद एक विवाद है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी जल विवाद। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है देखेंगे, बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि, इधर लिखते हैं इसे, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता यह होता कब है? यह होता है 1960 में। और जाहिर सी बात है, यह समझौता किसके मध्य है? तो एक तरफ भारत और एक तरफ पाक। ठीक, भारत की ओर से कौन है? भारत की ओर से कौन है 1960 में? तो पीटी नेहरू होंगे, पीटी नेहरू होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन है इस समय? जनरल अयूब खान। याद रखना है, जनरल अयूब खान ने ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो समझौता हुआ, इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ इस समझौते में मध्यस्थता किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस समझौते में मध्यस्थता किसने की थी? बिचवानी कौन था शुद्ध भाषा में कहें तो? एक मिनट, मध्यस्थता किसने की थी? तो याद रखना है विश्व बैंक। कौन है भैया? विश्व बैंक। ठीक है, तो ये बहुत ही डिटेलिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल बंटवारा तो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ, 1960 में हुआ, मध्यस्थता किसने की थी? तब ऑप्शन आता है विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो याद रखना है विश्व बैंक इस समय मध्यस्थता कर रहा है। क्लियर है? अब इस समझौते में हुआ क्या था? सिंधु जल समझौता था। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिंधु नदी से कोई समझौता है,
ठीक है ना, सिंधु नदी या सिंधु के जल से कोई समझौता हुआ होगा। तो अब ये थोड़ा देख लें कि है क्या विवाद। आपको एक चीज पता है कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में कुल नदियां कितनी आती हैं? 6 नदियां आती हैं, 6 नदियां आती हैं। और इस विवाद में तय क्या हुआ है कि सिंधु नदी तंत्र की जो 6 नदियां हैं, पहले 6 नदियों को देख लें क्रम से। तो पहली नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियां हैं, ठीक है। अब इसमें चीजें क्या हुई कि इस बंटवारे के तहत, सिंधु जल बंटवारे के तहत, ये जो 3 नदियां हैं शुरुआत की, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका, इन नदियों का जो जल है, इन नदियों का जो जल है वो 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा, ठीक है। ये इसमें बंटवारा हुआ। उसके बाद नीचे आएंगे रावी, व्यास, सतलज, इसमें क्या बंटवारा हुआ? इसमें जस्ट उल्टा कर दो, 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, क्योंकि ये नदियां जो है भारत से होकर पाकिस्तान ही तो जा रही हैं, ठीक है। तो ये बंटवारा हुआ। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन सी नदी ऐसे पूछेगा कि सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों में से सिंधु जल बंटवारे के तहत कौन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां भारत 80% यूज करेगा या इस्तेमाल करेगा या उपयोग करेगा? किसके तहत? सिंधु जल बंटवारे के तहत, 1960 के तहत। तो भारत 80% केवल 3 ही नदियों का यूज कर रहा है, रावी, व्यास, सतलज, और 20% सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। तो ऊपर से क्रम याद रखना और इस प्रकार से थोड़ा इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इन नदियों में, सिंधु नदी तंत्र की जो 6 नदियां हैं, इन नदियों में जो परियोजनाएं बनी होंगी, जो परियोजनाएं बनी होंगी, तो ये भी एक प्रकार की विवादित परियोजनाएं होंगी या इंपॉर्टेंट परियोजनाएं होंगी। हालांकि परियोजनाओं को हम लोग अलग से भी जब नदियां पढ़ेंगे फिर देखेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, जैसे कुछ परियोजनाएं हैं जो विवादित रहती हैं, जैसे एक है निमो बचाको परियोजना, निमो बजागो परियोजना है। एक है तुलबुल परियोजना, एक है उरी परियोजना, एक है दुलहस्ती परियोजना, एक है बगली हाल परियोजना, एक है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना तो यूपी पेट में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ विवादित रहती हैं, किशन गंगा परियोजना, कई सारी परियोजनाएं हैं, इनको हम लोग अलग से भी देखेंगे। लेकिन एक बात नोट करके लिख लेना कि निमो बचाको परियोजना सिंधु नदी पर बनी हुई है, सिंधु नदी पर है। तुलबुल झेलम नदी पर है, उरी परियोजना भी झेलम नदी पर है, दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, बगली हाल भी चिनाब नदी पर है, और सलाल परियोजना जो कि कई बार आ चुकी है एग्जाम में, पेट में भी पूछा जा चुका है, ये भी आपका चिनाब नदी पर है, ठीक है। तो और नदियों को देखेंगे हम लोग आगे, इतना याद रखना है। ये हो गया भारत पाकिस्तान, ये हम लोगों ने भारत पाकिस्तान शुरू किया और इतना हम लोगों के लिए डिटेल्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। भारत अफगान सीमा, हमको नहीं लगता है इतना डिटेल में किसी ने फ्री पढ़ाया होगा यूट्यूब पर, ये सब पेड बैच वाली चीजें हैं, ठीक है। खैर, भारत अफगान सीमा देखेंगे अगर, तो भारत अफगान सीमा के मध्य कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, सबसे पहला डूरंड रेखा है। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था, 1896 में। भारत अब अफगानिस्तान के मध्य में कोई खास विवाद है नहीं, ठीक है, तो इसको इतना ही रहने दो, इंपॉर्टेंट है। आगे चले हम लोग, भारत और चीन। भारत चीन सीमा,
तो भारत और चीन सीमा में जैसे ही चलेंगे तो भारत और चीन के मध्य पहले तो कौन सी रेखा है? मैकमोहन, मैकमोहन सीमा। मैकमोहन सीमा निर्धारण कब हुआ था मैकमोहन सीमा का? तो मैकमोहन द्वारा ही 1914 में निर्धारण हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो सबसे ऊपर देखोगे तो लद्दाख ही मिलेगा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसे भी बहुत ज्यादा अपने को डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। भारत नेपाल सीमा। अच्छा, एक चीज बता दें, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भारत चीन के मध्य सीमा है, विवाद भी तो है, तवांग घाटी में विवाद चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश साइड। तो वो सब हम लोग घाटियां जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, भारत नेपाल सीमा में अगर देख लें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, तो भारत और नेपाल सीमा में सबसे पहले तो इनके मध्य भारत है, मान लो जैसे ये इधर भारत है, ऊपर नेपाल है, इनके मध्य कोई सीमा रेखा का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान देख रहे थे, चीन देख रहे थे, अफगानिस्तान देख रहे थे, यहाँ पे कोई नाम नहीं है स्पेशल। तो इनके मध्य पहले तो हम लोग देख लें कौन से भारतीय राज्य हैं जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश वही है, उत्तराखंड भी है, बिहार से भी नेपाल जा सकते हैं, पश्चिम बंगाल से भी टच हो रहा है, और सिक्किम। कहां से? सिक्किम से। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ चीजें हैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों को थोड़ा बहुत विवाद देखना है। उस विवाद का नाम है, विवाद है तो विवाद का नाम तो बताओ। तो विवाद है लिपुलेख, लिपुलेख काला पानी विवाद। अगर आपसे पूछे कि लिपुलेख काला पानी विवाद किस देश के मध्य है, तो याद रखना है नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य है। क्या इंपॉर्टेंट देखिए, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं थोड़ा सा केवल समझने के लिए कि हम लोग किस एरिया को कवर करेंगे, ये थोड़ा सी चीजें यहां पे देखना। ये इस प्रकार से मान लो ये भारत है। ठीक है, भारत में आपको पता है कि ये है नेपाल, और ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये है सिक्किम। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा ये नेपाल है। जी ठीक है, ये क्या है? नेपाल। विवाद क्या है? अगर मैं इसी डायग्राम को अलग ले लें, इसी डायग्राम को अलग ले लें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मान लो जैसे ये आया, ऐसे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आया, ये ऐसे, ये है सिक्किम। समझने के लिए सिक्किम है और ये पूरा नेपाल है। ठीक, अब हो क्या रहा है यहां पे समझना, एक नदी है जो इस प्रकार से यहां से आ रही है, इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाए, मजा नहीं आएगा। इस प्रकार से। ठीक है, ये नेपाल है, ये सिक्किम है। आपने अगर नदियां पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ये नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है नदी, उस नदी का नाम है काली नदी। काली नदी, जिसको गौरी गंगा भी कहते हैं। एक नदी यहां से आ रही है, यहां से छोटी नदी है, ये कौन सी नदी है? ये है मैची नदी। मैची नदी। हुआ ये है कि एक हुई है सुगौली की संधि पहले,
आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली संधि। सुगौली संधि में ये तय हुआ कि भाई नेपाल की जो सीमा रेखा है, भारत और नेपाल की सीमा रेखा जो है वो काली नदी और मैची नदी को बॉर्डर माना जाएगा। ठीक है, अगल बगल बॉर्डर माना जाएगा। इधर सिक्किम से उधर उत्तराखंड पड़ जाएगा, इधर से क्या माना जाएगा, बॉर्डर माना जाएगा। ठीक है, अब हुआ ये कि एक और नदी यहां से आ गई। इस नदी का नाम है लिम्पियाधुरा नदी। साफ साफ लिख दें थोड़ा सा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिम्पियाधुरा नदी, लिम्पियाधुरा नदी। ठीक है, और जैसे ही ये नदी आई तो नेपाल ने क्या कहा कि ऐसा है, हम काली नदी को बॉर्डर नहीं मानेंगे, हम लिम्पियाधुरा नदी को मानेंगे और इतना हिस्सा हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। भाई हर किसी को अपना एरिया बढ़ाना है तो इतना हिस्सा हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्यों भाई, नेपाल के लिए फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत। बस फिर क्या हुआ, ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को बोला जाता है काला पानी। जब काला पानी बोला जाता है तो ये विवादित एरिया हो गया, और तो इसी एरिया को बोल दिया गया लिपुलेख काला पानी विवाद। किसके मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य। कैसे विवाद है आपको अच्छी से समझ में आ गया। ठीक है, ये लिम्पियाधुरा नदी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है अब आप भूलोगे नहीं इसको। ठीक, आगे चलें। आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा भारत भूटान। भारत भूटान सीमा। भारत भूटान सीमा में क्या देख लेंगे, भारत भूटान सीमा में आपको पता है कि पहले तो हम लोग देख लें कौन से भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मिलेगा सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के बगल में ही पश्चिम बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल के किनारे ही असम मिलेगा, और सबसे कोने पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बहुत बढ़िया। विवाद बताइए, कुछ है विवाद? तो देखिए अभी तो विवाद नहीं है, लेकिन एक अगर पूछ ले आपसे कि ये बताइए किस देश के मध्य डोकलाम का विवाद चल रहा था, डोकलाम विवाद, तो भारत और भूटान के मध्य था पहले डोकलाम विवाद, फेमस था, लेकिन अब ऐसा कोई विवाद है नहीं, केवल याद रखना है आपको बस। ठीक, यहीं पर देख लें। और भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा, ठीक है, तो भारत म्यांमार सीमा कौन सी सीमा रेखा है, तो यहां पे एक प्राकृतिक सीमा रेखा बन रही है जो कि है हिमालय के ही भाग है, अराकान योमा श्रेणी, अराकान योमा श्रेणी, ठीक है, हिमालय का ही एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत म्यांमार के मध्य सीमा रेखा बनाती है, अराकान योमा श्रेणी। ये एक प्राकृतिक सीमा है, मतलब किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया, ये प्राकृतिक है। ठीक, तो कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, तो आपको पूर्वोत्तर के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। इस प्रकार से कुछ बना हुआ है पूर्वोत्तर, ये इसमें कैसे काट दो, ये कैसे काट दो, ये कैसे काट दो, मिल जाएगा। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ठीक, इधर साइड है त्रिपुरा, ये तो त्रिपुरा बांग्लादेश से लग रहा है ना कि म्यांमार से। ठीक है, इसको हटा दो, केवल 4 है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। आगे चले, लास्ट क्या है, लास्ट भारत बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य पहले तो ये बताओ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो एक तो है पश्चिम बंगाल, असम भी है, त्रिपुरा,
मिजोरम और मेघालय। हम लोग पूरा बॉर्डर देखेंगे, एक एक मैप देखेंगे, अब ये नोट करते चलो केवल, ठीक है। तो सीमा रेखा कौन कौन सी है? कोई सीमा रेखा है, नाम है तो बताओ। देखो, देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ सीमा किसके किसके मध्य है, तो आप साफ साफ बताओगे भारत और पाकिस्तान के मध्य। लेकिन अगर आ जाए कि रेड क्लिफ सीमा किसके किसके मध्य है और पाकिस्तान ऑप्शन में ना हो, तब आपको बांग्लादेश करना है, ठीक है। ये नोट करके कहीं लिख लेना, ठीक। और एक सीमा रेखा है 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा किसके किसके मध्य है? तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश के मध्य होगा ही। लेकिन भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल। एक है जीरो लाइन, जीरो रेखा, जीरो रेखा भी किसके किसके मध्य है? तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है कौन सी? जीरो लाइन, ठीक है ना। जीरो रेखा या जीरो लाइन किसके मध्य सीमा बनाती है, ऐसे पूछ ले तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य, ठीक। तो ये हो गए हमारे बॉर्डर समाप्त, इतना ही है और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यूपी में ज़्यादा पढ़ना है कि यूपी की सीमा किससे क्या लगती है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है, वो सब पूर्वोत्तर भारत देखेंगे तब उसमें पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। और हम अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं भारत बॉर्डर समाप्त हो गया है। लेकिन ये भारत का बॉर्डर समाप्त हो गया है, जो कि अगर मैं मैप बनाऊं, मान लो जैसे ये भारत है, तो इधर इधर का तो समाप्त हो गया, चलो ये वाला। लेकिन दक्षिण का क्या हुआ? दक्षिण का तो पढ़ना बाकी है ना, तो दक्षिण देखते हैं क्या दिक्कत है। दक्षिण में क्या देखेंगे? दक्षिण में देखेंगे समुद्री सीमाओं का विभाजन, समुद्री सीमाओं का विभाजन, ठीक है। देखिए है क्या कि ऐसे जितने भी देश हैं, कैसे देश? ऐसे जितने भी देश हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी समुद्र से लगती है, उनके लिए समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया है, ठीक। अब ये समुद्री सीमा कैसे है, क्या है, देखते हैं। तो देखो समुद्र में, अब मैंने आपको फिजिक्स में बताया था कि समुद्र की अगर दूरी मापनी है तो हम किससे मापेंगे? नॉटिकल मील से, नॉटिकल मील से, ये मैंने आपको बताया था। तो बस वही है। तो समुद्र की दूरी अगर मापनी है तो 3 अधिकार दिए गए हैं इसमें, जैसे एक है समुद्र से 12 नॉटिकल मील, समुद्र रेखा या आधार रेखा इसको बोल देते हैं, तो समुद्र से 12 नॉटिकल मील। एक है समुद्र से 24 नॉटिकल मील और एक है समुद्र से 200 नॉटिकल मील। मतलब हम भारत में समुद्र की ओर जाएंगे और तट रेखा से, ये है तट रेखा, ये कोने वाली तट रेखा है, तट रेखा से हम अगर 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, 24 नॉटिकल मील जाएंगे तो भारत को क्या क्या अधिकार मिले हैं, और 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे तो क्या क्या अधिकार, और 200 नॉटिकल मील से आगे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और इनके नाम भी अलग अलग हैं, पहले नाम देख लें। तो पहली बात तो ये 12 नॉटिकल मील जो है ना, इसको बोलते हैं सामुद्रिक सीमा, सामुद्रिक सीमा क्षेत्र बोल दो या सामुद्रिक सीमा। 24 नॉटिकल मील है, इसको बोलते हैं अक्षमंडल या संलग्न सीमा, संलग्न सीमा। ये 200 नॉटिकल मील है, इसको बोलते हैं अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या इसी को EEZ बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, ठीक है ना, तो EEZ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इन्हीं तीनों को एक एक करके देख लें अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामुद्रिक सीमा, जो कि है 12 नॉटिकल मील तक। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है अपने को, संपूर्ण अधिकार है। कैसे अधिकार है? संपूर्ण अधिकार है। कैसे? हम मान लो गोवा गए, हम गोवा में रहते हैं, गोवा गए, हम गोवा की भूमि पर जो कर सकते हैं वही चीज हम 12 नॉटिकल मील तक कर सकते हैं। कुल मिला के जैसे आप अपना घर बनवाते हो, समझो जैसे आप अपना घर बनवाते हो, मान लो ये घर बन गया आपका, ठीक है, ये आगे, और आप क्या करते हो, थोड़ा सा छज्जा आगे हो जाता है, छज्जा बोलते हैं या इसको बालकनी बोलते हैं, ठीक है ना, इस बालकनी में अपने पेड़ पौधे लगा लेते हो, जो भी करना हो कर लेते हो। यहाँ पर घर भी है, घर की ओरिजिनल जो दूरी है वो इतनी है, घर की ओरिजिनल दूरी इतनी है, लेकिन आपने किया क्या, इतना आपने बालकनी बना दी एक्स्ट्रा। अब ऐसा तो है नहीं इसका आपसे अलग पैसा लग रहा है, आप इसमें वही चीज कर सकते हो जो आप अपने घर के अंदर कर सकते हो, है ना। पूरा अधिकार, जो अधिकार आपके घर के अंदर आपको मिला है वही अधिकार आपके बालकनी में भी है, बस सेम चीज वही है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक, इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। दूसरा देख लें, संलग्न सीमा, जो कि है 24 नॉटिकल मील। तो यहां पे क्या क्या अधिकार है, तो यहां पे भारत क्या कर सकता है, यहां से सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, कोई अगर दूसरा कोई आ गया सीमा शुल्क वसूली करेगा। वित्तीय अधिकार यहां पे दिए गए हैं, ठीक, ये कुछ अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल चीज है। तीसरा देख ले, तीसरे से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं EEZ, कितना है, 200 नॉटिकल मील तक। इस पे क्या क्या अधिकार है, इस पे अधिकार इंपॉर्टेंट है, इस पे अधिकार है जैसे संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों के संरक्षण का अधिकार है, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण है, हम अगर कुछ चाहें कि द्वीपों का निर्माण करना है हमें, तो हम 200 नॉटिकल मील तक बिंदास कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कौन से अधिकार मिले हैं, उसके बाद है सफाई का अधिकार है, या वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु परीक्षण, ऐसे लिख लें, परमाणु परीक्षण का अधिकार है, ठीक है ना। मान लो परमाणु परीक्षण करना है, कहाँ करें, शहर के बीच में थोड़ी ना करेंगे, बस 200 नॉटिकल मील तक निकल जाओ। तो ये चीजें हैं। एक और लिख लो, समुद्री संसाधनों का निकालना, समुद्री संसाधनों को निकालना, कोई भी समुद्री संसाधन है 200 नॉटिकल मील तक हम आराम से खोजबीन कर सकते हैं, निकालना, ठीक। ये हो गई चीजें। 200 नॉटिकल मील के बाहर क्या होगा, नॉटिकल मील के बाहर संयुक्त राष्ट्र UN का कानून होता है, कानून होता है, मतलब 200 नॉटिकल मील तक आपको जिम्मेदारी दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। 200 नॉटिकल मील के बाहर जो अधिकार होंगे वो संयुक्त राष्ट्र के होंगे, जो भी कानून चलेगा वो संयुक्त राष्ट्र का चलेगा, ठीक है। चलो, ये हम लोगों ने मेजर पोर्शन एक कवर कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। अब दूसरा जो मेजर पोर्शन है वो शुरू हो रहा है, मेरी बात समझिएगा, एक मेजर पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया, इनको अच्छे से पढ़ना। अब जो दूसरा मेजर पोर्शन है जिसमें आपका लगभग 50% समाप्त हो जाएंगी चीजें इंडियन ज्योग्राफी की, वो शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो पहले देखते हैं करना क्या हम लोगों को, कौन सा वो चीज है, वो चीज है भारत का भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक प्रदेश, ये ऐसे लिखे, ठीक।
अब आपको पता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? विभाजन, भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजन किया गया है? तो देखो, कहीं पर 5 आपको मिलेगा, कहीं पर 6 मिलेगा, कहीं पर 4 मिलेगा। लेकिन जो ओरिजिनली जो आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जो सही किया है आयोग ने, वो किया है 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लेना कि भारत के भौतिक प्रदेशों को, या भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया है। क्लियर है? याद रखना इतना। तो कौन कौन से हैं वो 6, वो भी तो देखें। देखिए फिर, तो पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, चौथा प्रायद्वीपीय भाग, पांचवा तटीय मैदान, और छठवा द्वीप समूह। ये 6 हैं, यही 6 हैं। ठीक है, आपको कहीं 5 मिल जाएगा, कहीं 4 मिल जाए, तुरंत काट देना, इतना ही है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना क्या है इनमें, वो भी तो देख लें एक बार, ब्रीफ दिमाग में चीजें बस जाएं, उसके बाद मजा आएगी। उत्तर के पर्वतीय भाग में सबसे ज्यादा तो अपने को पूरा का पूरा हिमालय कवर करना है। पहली चीज, हिमालय कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, प्रमुख जो ग्लेशियर हैं, है ना, कौन कौन से वहां पर पठार हैं, कौन कौन से वहां पर दर्रे हैं, और जो प्रमुख घाटियां हैं, मैदान हैं, और जो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनजातियां हैं, और जो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा है, पूर्वोत्तर हिमालय भी तो है, पूर्वोत्तर भारत है, उसको भी कवर करना है। किसमें? उत्तर के मैदानी भाग में, उत्तर के पर्वतीय भाग में। अब आता है उत्तर के मैदानी भाग में क्या कवर करना है। तो उत्तर के मैदानी भाग में खासकर ये चीज़ यूपी में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को मिट्टी देखनी है, जलोढ़ मिट्टी देखनी है, क्योंकि ऊपर से जब नदियाँ आएंगी तो मैदानी भाग का निर्माण होगा जलोढ़ मिट्टी से, जिनको खादर बांगर बोला जाएगा, कछारी मृदा भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, तराई क्षेत्र हो गया, भावर क्षेत्र हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे उत्तर के मैदानी भाग में। पश्चिम के मरुस्थलीय भाग में देख लेंगे, मरुस्थल है तो कैसा मरुस्थल है, क्या क्या वहाँ पर पेड़ है, कोई पर्वत है, कोई वन कैसे किस प्रकार के हैं, तो वो सब इसमें देखेंगे। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मेजर पोर्शन, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भाग में हम लोग पहले तो दक्षिण भारत की संपूर्ण चोटियां देखेंगे, संपूर्ण पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, जनजातियां कौन सी हैं, है ना, कुछ प्रमुख जैसे अरावली हो गई, सतपुड़ा हो गई, विंध्यन हो गई, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट, अन्नामलाई, नीलगिरी, सब कुछ आपका प्रायद्वीपीय भाग में आएगा, और दक्षिण भारत की नदियां भी इसमें आएंगी। ठीक है, तटीय भाग, जो तटीय भाग हैं, जैसे भारत के 9 राज्य तटों से लगे हुए हैं, उन 9 राज्यों के बारे में देखेंगे। तटीय भाग में जो कौन कौन से तटों के नाम क्या क्या है, जैसे कोंकण है, मालाबार है, क्या क्या विशेषता है। फिर तटों में आते हैं बंदरगाह, क्या आते हैं बंदरगाह, तो बंदरगाहों के बारे में देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में द्वीप समूह, और द्वीप आपको पता है सिर्फ 2 ही द्वीप हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये 2 द्वीपों के बारे में अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो अपने को इन पोर्शन में से पूरा पोर्शन कवर करेंगे, तब आपका 50 to 60% जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी। ठीक, थोड़ा बहुत चीजें और बचेंगी बस। तो मुझे लगता है कि आपको एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा, ब्रीफ कंसेप्ट बन गया होगा आपके दिमाग में कि हाँ, भौतिक प्रदेशों में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो देख लेना थोड़ा सा। एक चीज और, इनको कवर करने से पहले आप लोग खुद पढ़ के ज़रूर रहना, मतलब खुद एक बार अपनी नोट्स से या आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको ज़रूर रिवीजन कर लेना, ताकि जो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी हो तो उसी नोट्स में कर लो, या अगर अलग से नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 1 से।
उत्तर का पर्वतीय भाग। और इसको शुरू करेंगे हम लोग अगले टेंस से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। और क्लास कैसी लगी, चीज़ें कैसी लगी, कंसेप्ट कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ये जरूर बताना कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।